Hello students, a very warm welcome. Today in this video, we will deal with the topic the effects of the war. In our previous video, we learnt about the Treaty of Versailles. सारे क्लॉजेस को हमने पढ़ा, जो भी प्रोविजंस थे ट्रिटी ऑफ वर्साई के, क्यों ट्रिटी ऑफ वर्साई साइन करने की वजह से जर्मन्स जो थे वो वीएमआर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कैसे वो ट्रिटी हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग थी। उन सभी क्लॉजेस को बहुत ही डिटेल में हमने वन बाय वन पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब हमने देखा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, मोनार्की हटी जर्मनी से, वीएमआर रिपब्लिक का जन्म हुआ, बहुत अच्छी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, डेमोक्रेटिक सेटअप वाज established by the Weimar Republic in Germany, but the people of Germany did not welcome the Weimar Republic. उन्होंने Weimar Republic का स्वागत नहीं किया, उसे सपोर्ट नहीं किया। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या थे। ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके इफेक्ट्स क्या थे, जर्मनी पर इसके इफेक्ट्स क्या थे, पूरे यूरोप में इसके इफेक्ट्स क्या थे, उसे हम इस वीडियो में समझेंगे। ओवरस्टेटिंग इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली, बहुत ज्यादा प्रभावित किया था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप को, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। साइकोलॉजिकली कैसे? हारती हुई पार्टी जीत गई और जीतती हुई पार्टी हार गई। एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इससे पहले लोगों ने ऐसे किसी भी युद्ध की कल्पना भी नहीं की थी। हारे हुए लोग मन से आहत थे, जीते हुए लोग भी खुशी मनाना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियली वो इतने क्रिपल्ड हो गए थे कि सॉरी वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर पाए। फाइनेंशियली कैसे लॉस किया? इतना लंबा ये युद्ध चला, फ्रॉम 1914 टू 1918, और उस युद्ध में हथियारों की जरूरत थी, राशन की जरूरत थी, वॉर नीड्स बहुत सारी तरह से थी, सोल्जर्स को फीड करना था। इन सारी चीजों की अरेंजमेंट में दोनों ही पावर ब्लॉक, एक्सिस एंड अलाइज, फाइनेंशियली क्रिपल्ड हो चुके थे। यूरोप, विच वॉज नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर, अब वो क्या हो गया था? कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर। जितनी यूरोपियन कंट्रीज थी वो इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को फॉलो करती थी, कॉलोनीज से इन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट मिलती थी, लेकिन इस युद्ध में, इस प्रोलॉन्ग्ड वॉर में इन्होंने इतना ज्यादा नुकसान किया अपनी अर्थव्यवस्था का, अपने इकोनॉमिक कंडीशन का, कि जो यूरोप क्रेडिटर था, दूसरों को वो पैसे दिया करता था, दूसरे देशों की मदद किया करता था, अब वो कर्जदार हो गया था। अब उसे पैसों की मदद की जरूरत पड़ने लगी थी। ये था इम्पैक्ट। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. सभी लोग वीएमआर रिपब्लिक को दोषी ठहरा रहे थे, क्यों वीएमआर रिपब्लिक ने हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी को साइन किया, लेकिन इसमें वीएमआर रिपब्लिक की कोई गलती नहीं थी। जो युद्ध लड़ा गया था वो मोनार्क के लीडरशिप में लड़ा गया था, वीएमआर रिपब्लिक नहीं युद्ध लड़ी थी। जो हार हुई थी वो उनके समय में हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हारने के बाद मोनार्क ने पावर एब्डिकेट कर दिया और वीएमआर रिपब्लिक ने पावर को गेन कर लिया। अब चूंकि वीएमआर रिपब्लिक एट दैट मोमेंट करंट सिचुएशन में पावर में थी, तो उसे वो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी। तो लोग इस
फर्क को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि चूंकि वीएमआर रिपब्लिक ने इस हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी को साइन किया है, इस वजह से ये सफल नहीं है, ये सही नहीं है। और जितने सपोर्टर्स थे वीएमआर रिपब्लिक के, क्योंकि वीएमआर रिपब्लिक क्या, एक रिपब्लिक, एक पार्लियामेंट थी, नेशनल असेंबली थी, एक इंस्टीट्यूशन थी वो, तो जो उसके सपोर्टर्स थे, जो मेंबर्स ऑफ वीएमआर रिपब्लिक थे, दे फेस्ड प्रॉब्लम्स, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, ये सभी वीएमआर रिपब्लिक के सपोर्टर थे और इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स बताया गया एंड दे बिकेम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। बहुत आसानी से लोग इन पर हमला कर दिया करते थे। अगर ये बाहर पब्लिक में निकलते थे तो इन पर बहुत आसानी से हमला कर देते थे और ये कहते थे कि ये नवंबर क्रिमिनल्स हैं। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहते थे? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई उन्होंने देखा, साइन हुआ, और नवंबर का महीना आते आते तक जो पूरे यूरोप की कंडीशन बहुत दयनीय थी, मिजरेबल थी। जर्मनी की सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी के ऊपर एक ह्यूज सम ऑफ वॉर इंडेमिनिटी इंपोज की गई थी। उसके रिसोर्सेज को स्नैच कर लिया गया था, उसकी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था अलाइज ने। तो अब जर्मनी के पास रास्ता नहीं बचा था कि वो कैसे अपने आप को इकोनॉमिकली बिल्डअप करे। तो ये समस्या जर्मनी में ज्यादा क्रिटिकल थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गेव अ डीप इम्प्रिंट्स ऑन यूरोपियन सोसाइटी। बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा इसने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन सोसाइटी पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। क्या थे वो प्रभाव, उन्हें हम देखते हैं। ट्रेंच लाइफ वॉज ग्लोरिफाइड। ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया, उसे सम्मानित किया गया और ये बताया गया कि जो सोल्जर्स ट्रेंच लाइफ जिए हुए हैं, जिन्होंने ट्रेंच लाइफ में रह करके अपने देश के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, उन्हें आम नागरिकों के कंपैरिजन में ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। ट्रेंच लाइफ क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच का मतलब गड्ढा खोदना। आप यहां देखिए, डग आउट फॉर रेस्टिंग। बहुत ध्यान से एक एक चीज को आप इसमें ऑब्जर्व करिए। डग बोर्ड, जहां से खड़ा होकर के सोल्जर अपनी पोजीशन लेगा। फायर स्टेप, वहां पर खड़ा होकर के वो अपने दुश्मन को ऑब्जर्व करेगा। एमिनेशन सेल्फ, वहां अपने कुछ वो हथियार रख सकता है। सामने देखिए वो एल्बो रेस्ट दिया हुआ है, वहां वो अपने हाथ को कोने को रख करके अपनी पोजीशन ले सकता है। सैंड बैग्स रखे हुए हैं, किस लिए? हाइड करने के लिए खुद को। ठीक है। फिर आप देखिए बारबेड वायर लगे हुए हैं, मतलब सामने कटी हुई झाड़ियां लगी रहेंगी ताकि उधर से कोई आदमी ना आ पाए और आकर के सडनली इस ट्रेंच में आकर के आक्रमण ना करने पाए। तो ये है ट्रेंच लाइफ। इट वॉज glorified. But, my dear students, the truth, however, was that soldiers lived miserable lives in these trenches. वास्तविकता ये थी कि ये ट्रेंच लाइफ बहुत ही मिजरेबल था, बहुत ही दयनीय था। हम कह सकते हैं कि हृदय विदारक स्थिति होती थी उनकी, जो ट्रेंच लाइफ में जीते थे। कैसे? ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। जो वहां अगर किसी सोल्जर की भी डेथ हो गई तो वहां से हटाने का, निकालने का तो रास्ता है नहीं, क्योंकि दुश्मन को पता चल जाएगा। तो रैट्स क्या करते थे? लाशें हैं वहां पर, उन पे वो अपनी फीडिंग कर रहे हैं, वो उसे खा रहे हैं। फाउल स्मेल इज देयर, पॉइजनस गैसेज आर देयर, और एनिमी शेलिंग मतलब बम्बार्डमेंट हो रही है। और उसके बावजूद इस ट्रेंच लाइफ में जीने वाले सैनिकों ने इस बात को महसूस किया है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आने की कंडीशन में उनके ऑफिशियल्स, उनके जो हायर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो उनकी रैंक्स को रिड्यूस भी कर देते थे।
इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज से भरी हुई लाइफ में रहने के बावजूद, ये वास्तविकता थी ट्रेंच लाइफ की, लेकिन इसे ग्लोरीफाई किया जा रहा था। ग्लोरीफाई करके क्या बताने की कोशिश हो रही थी? ग्लोरीफाई करके ये बताने की कोशिश हो रही थी कि एक सैनिक का जो जीवन है वो एक नागरिक के जीवन से ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। ऐसा क्यों किया जा रहा था, ऐसी कोशिश क्यों हो रही थी, उसे देखते हैं। जर्मन्स क्या चाह रहे थे? वो किसी तरीके का समझौता नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई ने उन्हें बहुत निराशा दी थी। अब लोगों से ये उम्मीद की जाने लगी थी, मेन अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन, कि लोगों को क्या होना चाहिए? अग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मस्कुलिन होना चाहिए, उन्हें उनके अंदर आक्रोश होना चाहिए, उनके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि वो अपने देश के मतलब जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो उनके साथ ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी उनको जो साइन करनी पड़ी है उनके देश की सरकार को, वो उसका रिवेंज ले सके, बदला ले सके। और यही रीजन था कि अग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक। लोगों के बीच में जो व्यक्ति अग्रेशन दिखाता था, वॉर को सपोर्ट करता था, अपने देश के सम्मान के बारे में बातें करता था, रिवेंज लेने की बातें करता था, उसे एक सेंटर फिगर मिल जाता था। लोग उसे पसंद करने लगते थे, उसे सपोर्ट करने लगते थे। और ऐसे एग्रेसिव माहौल में डेमोक्रेसी जो थी वो इट बिकेम अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि बिफोर दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मोनार्की वॉज देयर इन जर्मनी। वहां पर मोनार्की थी। उन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप में वर्क करने का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही वहां की जनता को और ना ही वहां के डेमोक्रेट्स को। जो पार्लियामेंट बनी वहां पर, वेमार रिपब्लिक जो बनी, जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई, उनका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। और इसलिए डेमोक्रेसी में उन लोगों का इंटरेस्ट ना के बराबर दिखने लगा। उन्हें सिर्फ एक बात समझ में आ रही थी कि लोगों को इंस्पायर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो और अपने अधिकारों की लड़ाई वो लड़ना जाने। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि कैसा सीन चल रहा है जर्मनी में। ये एक फेवरेबल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है हिटलर के पावर में आने के लिए, क्योंकि जो इन लोगों को चाहिए हिटलर वही चीजें उनको देने का वायदा करता है। वो अग्रेशन को सपोर्ट करता है, वो किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज को फेवर नहीं करता, और यही जर्मन्स को चाहिए था। सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ग्रीव, और चूंकि डेमोक्रेटिक जो आइडियोलॉजी थी वो यंग और फ्रेजाइल हो गई, उनके लिए पावरफुल नहीं रही, यूजलेस हो गई, तो दूसरा जो साइड था वहां पर वो किसका था? कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का। वो भावना आने लगी। कंजर्वेटिव क्या है आपने पढ़ा हुआ है, कंजर्वेटिव किन्हें कहते हैं, और डिक्टेटरशिप क्या है? वन मैन्स रूल, एक व्यक्ति का शासन। तो ऐसे सपोर्ट की बातें अब समाज में आने लगी, और इस ये जो जितनी सिचुएशन थी, इसने क्या किया? एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट किया फॉर हिटलर टू कम इनटू पावर। आई होप कि आपको ट्रेंच लाइफ क्लियर हो गई होगी। ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैक्सिमम यूथ शुड कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन आर्मी सो दैट द जर्मन्स शुड टेक द रिवेंज, वो आकर के अपना बदला ले सकें। ओके, थैंक यू।